कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करूया. तर मी सगळ्यांना विनंती करते की सगळ्यांनी 30 सेकंद आपलं मौन पाळावं. ओम शांती शांती शांती. तर आजच्या कार्यक्रमाचा विषय तसा अवघड आहे, कारण आर्थिक विषय म्हटलं की सगळ्यांना थोडासा नीरस विषय पण वाटतो आणि तेवढाच सगळ्यांच्या जवळचा पण विषय आहे, कारण अर्थ असल्याशिवाय कुठल्याही गोष्टीत राम नाही हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. परंतु बजेट म्हटलं म्हणजे नेमकं हे हजारो लाखो करोडचं बजेट, ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी म्हणजे नेमकं काय, हा सगळ्यांसमोर प्रश्न पडलेला असतो. नेमका कुठल्या विषयात किती पैसे खर्च भारत सरकार करतं याची पण आपल्याला फारशी जाणीव नसते. नेहमी आपण बघतो की रुपया आला आणि रुपया गेला हे आपण नेहमी पेपरमध्ये वाचत असतो. परंतु नेमका तो आपल्या जीवनाशी कसा निगडीत आहे आणि त्याचा काय आपल्या जीवनावर प्रभाव पडत असतो याच्याबद्दल आज आपले सगळी माहिती डॉक्टर अविनाश वैद्य, जे अर्थतज्ञ आहेत आणि फोनिक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे प्रमोटर पण आहेत, ते आपल्याला लाभलेले आहेत. तर आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना, त्याचं प्रयोजन काय आहे हे सांगण्यासाठी मी श्री सुनीलजी किटकरू, नागपूर महानगरचे संयोजक तसेच भारतीय विचार मंचाचे विदर्भाचे संयोजक आहेत आणि त्यांचं पण कार्य हे जे आहे फायनान्शियल याच्यामध्येच आहे आणि ते इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग बद्दल फार चांगल्या पद्धतीने जाणतात. तर मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना द्यावी. सुनीलजी. हाँ नमस्कार, धन्यवाद प्रतीक्षा जी। आज के अपने भारतीय विचार मंच का जो ये कार्यक्रम है, इस तरह के ऑनलाइन व्याख्यानमाला या ऑफलाइन व्याख्यानमालाएं हम लोग अभी तक इस प्रकार के छोटे मोटे सैकड़ों कार्यक्रम कर चुके हैं। इसमें हमारा मुख्य बिंदु रहता है कि हमारा भारत देश, हम सब भारतीय हमारी भारत की विचारधारा को जाने, भारत का हर क्षेत्र में अच्छा विकास हो और हम सच्चे और पक्के अर्थ में भारतीय बने, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में पूर्णतः चहुमुखी विकास के लिए ये प्राथमिक आवश्यकता होती है। और हम देखते हैं कि अमेरिका हो या चीन हो, उस देश का सामान्य नागरिक अपने देश के प्रति कटिबद्ध है और देश के लिए काम करता है। तो देश के लिए काम करेंगे तो हमारा भी उसमें उत्कर्ष होगा। इसी प्रकार की भावना भारतीय विचारधारा आधारित हो, ये हमारा भारतीय विचार मंच का प्रयास है। और जो भारत ज्ञान विज्ञान में दुनिया का गुरु था, विश्व गुरु था, वो भारत अपना स्थान फिर से प्राप्त करे और दुनिया को कोरोना से लेकर युद्धों से मुक्त कराए, ये क्षमता भारत रखता है। और उसी कड़ी में भारत ने ही केवल दुनिया में 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इसमें भारत के ऋषि मुनियों ने कहा कि धर्म और मोक्ष ये 2 नदी के किनारे हैं और उनके बीच में जो है अर्थ और काम बहना चाहिए नियंत्रित स्वरूप में, तो ही वो कल्याणकारी होगा। इसमें से जो अर्थ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज के आधुनिक काल में बजट सरकारें रखती है और अर्थ संकल्प वो पेश करते हैं, और उस सब अर्थ संकल्प को देखकर हमें अंदाजा आ जाता है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से अब किस स्थिति पर है और हमें आगे क्या करना है। तो आज दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि भारत एक आर्थिक शक्तिशाली ऐसा देश धीरे धीरे बनते जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि एक समय आएगा, ऐसा मैं देख रहा हूं कि भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होगा। और यह अमीर देश कैसा होगा,
तो हम देखते हैं कि अभी धीरे धीरे लोगों को शौचालय है, पानी है, ये बेसिक जो मूलभूत सुविधा है वो अब कहाँ प्राप्त हो रही है, अभी भी बहुत से जनों में नहीं है। और साथ में आज के बजट में किसानों की खेती ड्रोन पद्धति से होगी, ड्रोन से केमिकल्स खेतों में डाले जाएंगे, उसके लिए बजट आवंटन इस बजट में किया हुआ है धनराशि का। तो साथ में स्टार्टअप के लिए 1 साल को बढ़ावा भी दिया है। फिर पीएसयू के बारे में भी अलग सोच किया है। बहुत सारी बातें इस बजट में हैं। तो इस बजट के बारे में कोई भी बजट आने से तो एक विरोधी और एक सार्थक पॉजिटिव दोनों प्रतिक्रिया आती है। लेकिन सब अर्थतज्ञों का ये मानना है कि यह बजट जो है ये आगे के भारत के 25 साल को ध्यान में रखकर रखा गया है। अपने आज के जो हमारे मित्र है अविनाश वैद्य साहब, इसके बारे में डिटेल में तो हम लोगों को बताएंगे ही। तो यह अर्थ जो है, यह विषय भी हमारे जीवन का मुख्य अंग है। और जैसे प्रतीक्षा ने भी बताया कि भाई अर्थ के बिना कुछ भी नहीं है, और इसलिए भीष्म को भी बोलना पड़ा अर्थस्य पुरुषो दासा। भाई मैं कौरवों की तरफ से क्यों हूँ, तो अर्थस्य पुरुषो दासा, अर्थ के कारण हूँ। तो इस अर्थ की महिमा और इस अर्थ में हम कैसे अमीर बने, इसका रास्ता भी आज अविनाश सर बताने वाले हैं। तो अविनाश सर का जो परिचय है वो श्री संदीप झंवर जी को मैं विनंती करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे डॉक्टर हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अविनाश वैद्य के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर अविनाश वैद्य जी मूल रूप से बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। इन्होंने डीबीएम और एमबीए करने के बाद 2012 में बिजनेस इकोनॉमिक्स के तहत म्यूचुअल फंड में अपना शोध कार्य शुरू किया और फिर उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। तब से वो व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवेशकों के लिए बचत निवेश और दीर्घकालिक धन के निर्माण के बारे में जागरूकता करते हैं। ये फिनिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर भी है। वो विदर्भ क्षेत्र में लगातार विभिन्न सेमिनार्स और प्रदर्शनी करके म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को अवेयरनेस करते हैं। वो इंस्टीट्यूट और इंजीनियर्स सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के सदस्य भी है और विदर्भ स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन के संस्थापक निदेशक भी है। उनके पास पूंजी बाजार के क्षेत्र में बहुत अनुभव है और उनकी विशेषज्ञता का विषय क्षेत्र में सेवानिवृत्ति योजना, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और निवेश योजना रहा है। तो आइए हम डॉक्टर अविनाश वैद्य जी का स्वागत करते हैं और मैं अविनाश वैद्य जी से विनंती करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। कि अपने आज जो परिचय किया, संदीप झंवर जी भी अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनर है और पब्लिक स्पीकर भी है। उन्होंने बहुत ही अच्छी झंवर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। काफी अच्छे शब्दों में आपने सब मेरे बारे में बताया। वैसे ये हमारे पुराने परिचित भी है झंवर जी। यस। तो सभी उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करते हुए आज की संध्या का शुभारंभ करते हैं। जैसे कि सबको पता है, आज का विषय जो थोड़ा गहन तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा क्लिष्ट जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जहां फाइनेंस की बात होती है तो सब लोगों के दिल में अलग अलग तरह की विचारधाराएं आ जाती है। तो आज जो मुझे विषय दिया गया है कि मूलतः बजट से रिलेटेड है। बजट अभी ये 1 तारीख को बजट आया था। सबको पता है कि जो हमारा एनुअल बजट है देश का, वो हर एक 1 फरवरी को आता है। मगर आगे बढ़ने से पहले और बजट के जो फिगर्स है उसको डिस्कस करने के पहले मैं चाहूंगा कि हमारे देश में बजट का थोड़ा सा हम इतिहास जान ले कि ये बजट आज जो हम आज तो डिजिटल बजट आया है। आज जो ये साल का जो बजट है उसमें इट वाज ए टोटल डिजिटल बजट, ठीक है ना। तो ये कैसे क्या यहाँ तक
मतलब हम लोग आए हैं, क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ हमारा, तो वो टाइम फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया आया था। लेकिन शायद काफी कम लोगों को पता है कि जब ब्रिटिशर्स के अंडर में हमारा देश था, भारत देश था, तब सबसे पहला जो बजट बना था हमारा, वो बना था इन द ईयर 1860। और वो बनाया था एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स विल्सन। तो वो जेम्स विल्सन जो थे, उन्होंने 1860 में पहला बजट पेश किया था अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 साल जब उन्होंने इंडिया को ले लिया था, उसके बाद 2 साल के बाद ही ये पहला बजट आया था। फिर उसके बाद हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहला बजट आया था, वो आया था 26 नवंबर 1947, 1947, 26 नवंबर 1947। और ये जो बजट है, ये पेश किया था उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर आर के षणमुखन चेट्टी। तो ये आर के षणमुखन चेट्टी जी ने पहला इंडिपेंडेंस इंडिया का बजट दिया था 26 नवंबर 1947 को। मगर जो रियल फोर्स बिहाइंड दी बजट जिसको बोलेंगे, हमारे देश का जो बजट एक तरह से इतना स्ट्रीमलाइन हुआ और इस तरीके से आ रहा है, तो इसके पीछे जो एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम है प्रसन्त चंद्र महालानोबिस। प्रसन्त चंद्र महालानोबिस ये एक साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे, और ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इनके वजह से ये आज जो बजट की पूरी विचारधारा बनी है और जो बजट इंप्लीमेंटेशन हुआ है, इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ है। ठीक है ना। तो ये जस्ट मैंने पुराना मतलब क्या कैसे क्या हुआ था, वो एक थोड़ा शॉर्ट में बताया। अब हम लोग जानते हैं कि बजट जो है, वो बजट यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। हर बार जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है। लेकिन इसके पहले 3 बार ऐसे हो चुका है कि फाइनेंस मिनिस्टर के जगह पे प्राइम मिनिस्टर ने बजट पेश किया है। वो चीज हुई थी 1958 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त टीटी कृष्णमाचारी फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त का 1958 में बजट दिया था। फिर 1970 में मोरारजी देसाई साहब ने रिजाइन किया था, तो उस वक्त का बजट इंदिरा गांधी जी ने दिया था। और अभी 1987-88 में भी मिस्टर वीपी सिंह उन्होंने रिजाइन किया था, तो 1987-88 का बजट जो है वो राजीव गांधी जी ने दिया था। आज तक का हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हुए, उसमें सबसे ज्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड जाता है, वो मोरारजी भाई देसाई के नाम पे है। मोरारजी भाई देसाई ने आज तक के सबसे हाईएस्ट 10 एनुअल बजट्स पेश किए हुए हैं। उसके बाद का नंबर है पी चिदम्बरम जी का, उन्होंने 9 बजट दिए, और प्रणब मुखर्जी ने उन्होंने 8 बजट पेश किए थे। ये मैं जैसे एक बैकग्राउंड, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है करके बजट के बारे में मैं सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। बजट का जो अभी तक के ये साल तो डिजिटल आया है, लेकिन इसके पहले जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे, वो प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले एक प्रोसेस चलता था जिसको कहा जाता था हलवा सेरेमनी। अब ये हलवा सेरेमनी यानी जितना भी स्टाफ फाइनेंस मिनिस्टर का जो भी वो प्रिंटिंग और बजट के वर्क में रहता था, तो ये शुभ काम समझा जाता था। और ये शुभ काम शुरू करने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर खुद के हाथ से हलवा तैयार करके सब लोगों को हलवा खिलाती थी, और उसके बाद वो लोग 10 दिनों तक वहीं रहते थे। उनको परमिशन नहीं में होती थी कि कहीं फिर से बाहर घर जाए, तो वो 10 दिन तक वहां रहते थे, जब तक के वो बजट पार्लियामेंट में पेश नहीं होता था। 1955 तक हमारा जो बजट है वो अंग्रेजी में ही आता था, केवल अंग्रेजी भाषा, ये एक में वो भाषा रहती थी जिसमें बजट आता था। लेकिन फिर पब्लिक डिमांड के ऊपर 1956 से हिंदी में भी बजट पब्लिश होना शुरू हो गया। सन 2007 तक के आप सबको पता भी होगा शायद कि रेलवे बजट एक अलग आता था। मेन बजट के पहले 1 या 2 दिन पहले रेलवे बजट आता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का भी बजट आता था, और मेन बजट आता था। लेकिन सन 2007 से इसको ये पद्धति को बंद करके ये रेलवे बजट और पोस्ट एंड टेलीग्राफ बजट को उन्होंने
मेन बजट में ही मर्ज कर दिया और 2017 से केवल एक ही बजट आ रहा है। मिसेस इंदिरा गांधी was the first lady finance minister, not exactly finance minister, but she was the prime minister who presented the budget for the first time. First lady to present the budget was Mrs. Indira Gandhi. अब इसमें और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, बजट इनिशियली स्टार्टिंग में जो आता था 1999 तक, वो शाम को 5 बजे आता था, शाम को 5 बजे 1990 तक के 1999 तक के, और वो हमेशा लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आता था। फरवरी का जो भी लास्ट वर्किंग डे रहेगा उस दिन को शाम को 5 बजे, ये ट्रेडिशन थी कि शाम को 5 बजे बजट आएगा ही आएगा। लेकिन 1999 में यशवंत सिन्हा जी ने ये ट्रेडिशन चेंज किया और उन्होंने फरवरी के लास्ट दिन ही दिया, लेकिन सवेरे 11 बजे चालू किया, उन्होंने 11 बजे देने लगे। लेकिन 2017 में अरुण जेटली जी ने इसमें और थोड़ा सा फेरफार करते हुए ये बजट जो है 1 फरवरी से चालू किया और सुबह ही 11 बजे देना शुरू है, जो अभी तक के ये ट्रेडिशन शुरू है हमारी। इसके बाद मुझे कुछ याद आता है कि कुछ ऐसे बजट्स थे अभी तक के जो आए हैं जिसे हम बहुत कभी भूल नहीं सकते। वो बजट्स पुराने हैं लेकिन ऐसे कुछ उसमें कुछ चीजें थी, शायद जो अवेलेबल सीनियर लोग हैं उनको भी शायद मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी उसको याद करेंगे। यदि आपको याद होगा तो 1973-74 में एक बजट आया था जिसको बोला गया था ब्लैक बजट। ब्लैक बजट इसलिए बोला गया था कि 1972 में हमारा वॉर हुआ था और वो वॉर के बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली उसी साल 1972 में ही हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉट हुआ था, मानसून पूरा फेल हो गया था और ड्रॉट हुआ था, और उसकी वजह से जो बजट आया था 72-73 का 1972 उसमें पहली बार 550 करोड़ का डेफिसिट आया था। So that was the record। उस वक्त के 550 करोड़ was a very huge amount 1972-73 में। तो अगर हमारी पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रेस में थी उस वक्त, बहुत प्रॉब्लम हो गए थे, लेकिन फिर उसमें से भी हम लोग धीरे धीरे उभर के बाहर आए हैं। फिर उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट बजट जो सबको याद आता है, वो यदि आप लोग पुराने जो याद करते होंगे तो वो था नरसिंह राव जी के समय का बजट जो 1991 में आया था। नरसिंह राव जी अपने प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस वक्त रिवॉल्यूशनरी बजट आया था जिसको कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट वाज द पायोनियरिंग बजट, कि जिसके वजह से ये जो हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई है इसका शुरुआत जो है वो उस वक्त से हुई थी 1991, which was presented by डॉक्टर मनमोहन सिंह। इट वाज अ वेरी वंडरफुल बजट। उसके बाद में और एक बजट बहुत इंपॉर्टेंट आया था 1997-98 में, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय पी चिदम्बरम। इसको ड्रीम बजट कहा गया था। ये ड्रीम बजट में उन्होंने पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब्स जो है वो काफी कम किए थे। कॉर्पोरेट टैक्स भी उन्होंने 35% से 30% और बाद में 25% तक के लोअर किया है। आईटी सेक्टर के लिए भी उन्होंने काफी कुछ सॉप्स दिए थे। तो ये भी बजट जो था 97-98 का, वो भी बजट एक तरह से बहुत आइकॉनिक बजट था और सबको अभी भी याद है। अभी तक के जो बजट हुए उसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच यदि हम बोले तो वो दिया था 2020-21 के बजट में मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने। यदि सब लोगों को याद होगा तो वो स्पीच चला था 2 घंटा 42 मिनट्स, 2 आवर्स एंड 42 मिनट्स तक के वो पूरा स्पीच चला था। और आखिरी में इतना लंबा बात करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो 2 पेजेस बच गए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोला था कि ये पेजेस भी मैंने पढ़ा, ऐसा ही कंसिडर किया जाए। तो दैट वाज आल्सो ए वंडरफुल बजट। इन टर्म्स ऑफ यदि वर्ड्स हम देखेंगे तो मनमोहन सिंह जी को ये क्रेडिट जाता है। उन्होंने एक बजट पेश किया था जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का बजट था 1991 में। उसमें आज तक का इतिहास है कि सबसे ज्यादा वर्ड्स 18,650 वर्ड्स का वो बजट था। इतना बड़ा बजट था। और एक मजा की बात यह है कि सबसे छोटा बजट भी हमको थोड़ा सा याद आता है। वो था 1977 में एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था हीरू भाई मुलजी भाई पटेल।
तो ये हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने जो बजट दिया था इन द ईयर 1977, उसमें केवल 800 वर्ड्स थे। तो ये थोड़ी सी ऐसी मतलब जो चीजें ऐसी इंटरेस्टिंग लग रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी हम लोग जो है वो थोड़ा सा मेन बजट के तरफ रुक करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। कैन आई हैव द पीपीटी प्लीज? तो ये इस वक्त के बजट का जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, तो आप देखेंगे कि रिसिट्स में दो तरह की रिसिट्स होती है, एक रेवेन्यू रिसिट्स और एक कैपिटल रिसिट्स। और उसी तरह से एक्सपेंडिचर में भी दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स सबको पता है कि जो प्रोजेक्ट्स है हमारे, जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए या बाकी भी, जिससे एक तरह से कैपिटल असेट क्रिएट होता है। तो कैपिटल असेट क्रिएट होने के इसमें जो एक्सपेंसेस होता है या एक्सपेंडिचर होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और बाकी का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो बाकी सैलरी हो गया या बाकी की चीजों में जो भी पैसा जाता है जिसमें से कुछ असेट क्रिएट नहीं होता है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडमिन, कैन यू हियर मी? तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का कंपोजिशन कैसा है इस बजट में, वो मैंने दिखाया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में रेवेन्यू के सोर्सेस है, तो टोटल बजट का जो आउटले है उसका 35% विल बी मेट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। 16% जीएसटी के थ्रू उनका कलेक्शन आएगा, इनकम टैक्स के थ्रू 15% आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू 15% आएगा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी के थ्रू 7% आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5%, कस्टम्स के थ्रू 5% और नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स के थ्रू 2% आएगा। अब ये जो पैसा आएगा ये खर्चा कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो ये पैसा जो खर्चा होगा, वो जो हमने लोन्स लिए हुए हैं उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट के तौर पे हमारा टोटल कलेक्शन में से 20% जाएगा। स्टेट को जो मतलब जीएसटी का पैसा स्टेट के थ्रू या बाकी भी जो सेंटर को आता है उसका शेयर वापस जो किया जाता है स्टेट को, वो 17% जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, जो सेंटर के थ्रू चलाई जाती है, जिसके लिए सेंटर खर्चा करता है, वो 15% पैसा वहां जाएगा। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर को 10% जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9%, अदर एक्सपेंडिचर के लिए देखिए 8% डिफेंस के लिए जाएगा। सब्सिडीज में सब्सिडीज काफी गवर्नमेंट ने कम किया है, अभी पहले जो काफी हायर साइड में थे वो भी हम लोगों ने 8% तक के किया है, और बाकी का बचा हुआ 3-4% बाकी चीजों में। तो मोटा मोटा समझने की चीजें ये है कि पहले जो, यदि मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बजट आया था उसकी बात करूं, तो उस वक्त जो बजट आया था उस वक्त सिचुएशन काफी गंभीर थी। मतलब फर्स्ट वेव ऑलरेडी हो चुकी थी, कोरोना की फर्स्ट वेव हो चुकी थी, और उसके वजह से जो खर्चा जो है वो खर्चा भी गवर्नमेंट का काफी बढ़ चुका था। वैक्सीनेशन और बाकी चीजों के लिए भी, हेल्थ केयर, फूड सब्सिडी, ये सब सारी चीजों में खर्चा बहुत बढ़ गया था। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया था। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो अराउंड 6.3-6.4% के आसपास गवर्नमेंट ने उस वक्त डिसाइड किया था। मगर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हुई कि कोरोना की सेकंड वेव भी आई, और अभी लेटली कोरोना की थर्ड वेव आई, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं गई, लेकिन सेकंड वेव में काफी नुकसान हुआ था। तो उसके वजह से गवर्नमेंट का पैसा और काफी खर्चा हुआ, और उसके वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो थोड़ा और बढ़ के अराउंड 6.6 के आसपास गया हुआ है। मैं एक थोड़ी और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो जनरल अवेयरनेस के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन देता हूँ बजट के बारे में,
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट बनता है, ये सबको पता है, हर 5 साल के बाद बनता है। ये जो बजट बनता है, ये पहले बजट के लिए ऐसी कोई एक रूपरेखा फिक्स नहीं थी। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और अर्थतज्ञ उनके हिसाब से उसको अलोकेशन करते थे और बजट बनता था। लेकिन एक काफी अच्छी चीज हुई, एक एक्ट बना हमारे पार्लियामेंट के थ्रू, जिसको कहा जाता है FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है, ये यशवंत सिन्हा जी ने ये एक्ट जो है पेश किया था पार्लियामेंट में, और सन 2003 में इसको एक्ट का रूप मिल गया था। तो ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और ये एक्ट के अनुसार ही बजट बनता है। मतलब अभी कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर अपने हिसाब से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता है, एक लिमिट तक ही चेंजेस हो सकती है। लास्ट ईयर भी उसमें मेन तो ये कहा गया है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 3 to 4%, नॉट मोर देन। जितना कम रख सके उतना ज्यादा अच्छा है। और वो तो ये कहते हैं कि आगे में आपका सरप्लस आना चाहिए, जो हमारे लिए मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। मगर कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो FRBM एक्ट है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको वायलेट किया था। ये जो हमारी फिस्कल डिफिसिट परसेंट के ऊपर चला गया था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बिना कुछ टैक्सेस इंक्रीज किए हुए भी मैनेज किया। उसको मीटअप करने के लिए उन्होंने ये बोला था कि हम लोग जो है गवर्नमेंट की कुछ कंपनी जो है उसको प्राइवेटाइज करेंगे, या इन शॉर्ट उनके शेयर्स हम लोग बेचेंगे, जिसका उन्होंने टारगेट करीबन 1,10,000 करोड़ का रखा था, जिसमें उन्होंने एयर इंडिया, आपकी BPCL, कंटेनर कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC की बात उस वक्त नहीं किए थे, लेकिन ये कुछ कंपनीज उन्होंने ये किया था। बोल रहे थे हम लोग 1,10,000 करोड़ के आसपास का पैसा इसमें से हम लोग जुटा लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि वो लोग उतना पैसा नहीं उसमें से जुटा सके, और केवल ये अभी आखिरी में ये साल खत्म होते होते उन लोग जो है एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करने में सफल हुए, जो कि हम लोग जानते हैं कि टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, और उसमें से मोटा मोटा एक 30,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को मिला। तो वो बैकलॉग जो था, वो बैकलॉग वैसे ही कंटिन्यू हुआ। तो इस साल फिर से गवर्नमेंट ने फिर से एक मतलब उनका जो टारगेट है, वो ऑफिशियली 60 से 70,000 करोड़ का टारगेट रखा है। लेकिन यदि वैसा देखा जाए तो जो टोटल, तोपर्यंत वाटपावी लागेल। एडमिन प्लीज, किसी का आवाज आ रहा है। तो जिसका मतलब टारगेट फिर से डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है, वो फिर से करीबन 1,00,000 करोड़ से ज्यादा ही रहेगा। तो ये पिछले साल जो ये लोग जो मतलब बेच नहीं पाए थे कंपनी, उसके वजह से फिस्कल डेफिसिट में और थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई, और वो 6.2 के जगह 6.3 हो गया था। तो ये साल वो फिस्कल डेफिसिट और थोड़ा सा बढ़ के कैरी फॉरवर्ड हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज एडमिन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक चीज मैं, जैसे सुनील जी ने मुझे पहले भी बताया था कि बजट की तो बात हम करेंगे ही करेंगे, नंबर्स भी मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि आप लोगों तक आज की हमारे देश की सत्य परिस्थिति इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एज कंपेयर टू दी वर्ल्ड पोजीशन। आपको ये फिगर्स दिख रहे हैं सबको, ऐसा मैं मतलब समझता हूं। तो यदि अभी हम लोग सब लोग जानते हैं, मोदी जी का ड्रीम है कि बाय द ईयर 2024 हमारी इकोनॉमी अपने को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने की है। अब ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमको करने की है, तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना है। उसमें से काफी कुछ चीजें गवर्नमेंट ने उनको जो करना था, वो काफी कुछ चीजें प्रोएक्टिवली उन्होंने किया है। जैसे मैं एक एक इसके ऊपर धीरे धीरे आऊंगा, पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो आज के दिन भारत का नंबर यदि हम ऊपर से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP।
आज हमारी जीडीपी कितनी है? $2.623 ट्रिलियन। अमेरिका की, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है दैट इज $20.93 ट्रिलियन। चाइना की है 14.72, और यूरो एरिया यानी यूरो जोन की है $13 ट्रिलियन। जापान की है 4.9, जर्मनी की है 3.8, यूनाइटेड किंगडम की है 2.7, फ्रांस की है 2.6, और उसके बाद आता है इंडिया। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड के वजह से थोड़ा सा हमारा इकोनॉमी नीचे गया हुआ है, या जीडीपी नीचे गया हुआ है। 2019 में हमारा जीडीपी जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम को भी पार कर लिया था। उस वक्त हमारा जो जीडीपी जो था 2.87 ट्रिलियन हो गया था, यानी एक तरह से हम लोग 5th नंबर पे आ गए थे, 5th रैंक पे आ गए थे, और उसके हमारे आगे जर्मनी था उस वक्त। लेकिन अभी यदि देखेंगे तो हमारा नंबर जो है, हमारे आगे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी चले गया। लेकिन उन लोगों की इकोनॉमी कंपैरेटिवली वैसे देखा जाए तो उनका बेस उतना बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा बड़ा होने की वजह से हमारा बेस काफी बड़ा है, और मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि आने वाले समय में हम लोग फिर से बहुत शॉर्टली ये रिकवरी कर लेंगे और हम लोग फिर से ऊपर चले जाएंगे। बाकी के भी यदि पैरामीटर्स आप लोग देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ यदि देखेंगे तो आज इंडिया जो है कि पूरे पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट हमारी ग्रोथ है। देखेंगे तो ये क्वार्टर और क्वार्टर में 12.7% की ग्रोथ आई थी, और ईयर में भी हम लोग चाइना से भी हम लोग काफी आगे आ गए। 8.4% का जीडीपी ग्रोथ, और इतने बड़ी इकोनॉमी में यदि हम 8.4% का जीडीपी ग्रोथ करेंगे तो हम काफी ऊपर निकल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट भी अभी बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं है, 4% के आसपास है। लेकिन अभी मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है ये थोड़ी बॉटम आउट हुए जैसी लग रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर आया है। अभी आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन की यदि आप फिगर पे इसमें नजर डालेंगे तो इन्फ्लेशन 5.59, यानी एक थोड़ा सा हायर साइड में इन्फ्लेशन फिर से जा रहा है। क्योंकि रघुराम जी जब हमारे गवर्नर थे आरबीआई के, उस वक्त उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, मॉनेटरी प्लानिंग कमेटी, और वो कमेटी ने डिसाइड किया था कि इन्फ्लेशन जो है वो हम लोग 4% तक के रखने की कोशिश करेंगे, ±2%, नीचे 2%, और 4% प्लस 2 मतलब मैक्सिमम इट कैन बी 6%, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। और फॉर्चुनेटली ये पीरियड में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आया उन्होंने काफी अच्छी तरह से इसको मॉनिटर किया, और 6% के ऊपर गया नहीं। अभी शॉर्टली थोड़ा सा ऊपर गया था, स्पाइक आया था बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा कंट्रोल में आया हुआ है। तो बाकी यदि हम लोग देखते हैं जॉबलेसनेस, आप यूएस के यदि फिगर्स देखेंगे तो यूएस के फिगर्स अभी काफी, यानी इन्फ्लेशन 7%, तो उनके यहाँ ये 30-40 साल के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि इतना इन्फ्लेशन गया हुआ है। तो जॉबलेसनेस भी वहां काफी बढ़ा हुआ है। मगर अभी सिचुएशन क्या हो रही है कि हम ये नहीं बोल सकते कि खाली अकेला इंडिया ही अच्छा करेगा। द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज है, सबका सबके साथ ट्रेड है, सबका सबके साथ कांटेक्ट है, वो ये सब मतलब करेंसी भी सबकी सबके साथ कन्वर्टिबल। तो ये सारी चीजें जो है इसके वजह से हम खाली इंडिया को अलग नहीं कर सकते। तो यदि अमेरिका में सिचुएशन खराब होती है तो उसका इम्पैक्ट नेचुरली इंडिया पे भी आएगा। नॉट ओनली इंडिया, हर 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 कंट्री पे उसका इम्पैक्ट आता है, वर्ल्ड ट्रेड में इम्पैक्ट आता है। तो कहने का मत तात्पर्य यही है कि इकोनॉमी सुधरने के लिए काफी कुछ चीजों का सहारा उसमें भी मिलना जरूरी है, क्योंकि हमारा ट्रेड जो होता है या एक्सपोर्ट जो होता है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए काफी कुछ कर रही है, और अल्टीमेटली दूसरी इकोनॉमी यूएस की अच्छी चलेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा। अभी जैसे टेक्सटाइल चाइना +1 की पॉलिसी हर जगह चल रही है, हर बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में जिनके भी प्लांट है वो एक प्लांट वहां, और उसके अलावा दूसरी जगह पे भी एक प्लांट लगा रहे। तो इंडिया में भी काफी कुछ प्लांट्स आए हैं। इसके अलावा अपना ये जो अपनी गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत ये सबसे अच्छी पॉलिसी बनी हुई एक पॉलिसी है, और उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन पीएलआई करके जो स्कीम लाई है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये दो चीजें विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी। इतने मतलब अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना ही ये है कि आप खाली जॉब करने वाले मत बनिए। जॉब करने वाली जो पहले थी कि भाई गवर्नमेंट मुझे जॉब देगा तो मैं जॉब करूंगा, ये सिचुएशन धीरे धीरे सब लोग बोलते हैं कि ये सिचुएशन बंद होना चाहिए, और आप खुद
जॉब क्रिएट करने की कोशिश करिए। आप एंटरप्रेन्योरल जो कल्चर है वो बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पे अभी अभी आप देखेंगे आने वाले 10 साल में, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में। अब सब लोग देख रहे हैं कि शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम आता है, ये सारी उसमें जो चीजें जो हम लोग पहली बार देख रहे हैं, और सभी को बहुत आश्चर्य होता है कि जो तरह से गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ये सारे स्टार्टअप्स, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और नए नए बच्चे इतने बड़े पैमाने पे। नहीं तो पहले खाली नौकरी करने का ये एक ही सपना रहता था, तो अभी लोगों का जो एक सोच है, ये सोच ही पूरी बदल रही है। ये बहुत अच्छी चीज है, और आने वाला जो 10 साल है ना, ये 10 साल में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा बेस बनने वाला है। और ये जो बेस बनेगा, मैं आज ही बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये जो बेस बनेगा तो इंडिया को सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकेगा इसमें। क्योंकि आज हमारे पास मैन पावर है, वी हैव दी क्वाइट चीप मैन पावर, सारे कुछ रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आज रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर हमारे पास अच्छा है। पावर में भी हम लोग जो है सोलर पावर के लिए हम लोग काफी जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। तो जो चीजें काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि अभी जो सिचुएशन आने वाली है आगे में, ये सिचुएशन बहुत फेवरेबल रहने वाली है। अभी कुछ चीजें ऐसी हुई जैसे कोरोना या ये चीजों तो कोई किसी के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे जिसको हम हेडविंड्स बोलते हैं, या कुछ तकलीफें जिसको हम कह सकते हैं, तकलीफें भी कुछ है अभी अभी के इसमें, जो हमको थोड़ी ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि खाली एक रोजी पिक्चर मैं आपके सामने क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जरूर एक कॉन्फिडेंट हूँ उसके बारे में कि अच्छा ही इसमें से निकलने वाला है। लेकिन इसी के टाइम में आज हमारे आगे हेडविंड्स या मतलब हमें कौन सी तकलीफें सहन करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन हमारा बहुत बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6% के आसपास टच कर रहा है। तो ये नीचे आना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रियल इंटरेस्ट रेट या जो आपका जो इनकम होता है वो भी एक तरह से उसको मार पड़ती है। क्योंकि आज बैंकों में यदि आप पैसा रखते हो तो आपको यदि 5% मिलता है और इन्फ्लेशन यदि 6% है, तो नेट नेट आपका 1% पैसा कम हो रहा है। ये बात ध्यान में रखिए। मतलब खाली फिक्स डिपॉजिट रख के आज के दिन में आप कोई पैसा नहीं बना रहे, उल्टा आपका पैसा कम हो रहा है ना। तो ये चीज अब मतलब जनरली ध्यान रखने वाली चीज है। अब ये ग्लोबल स्टिमुलस के बारे में भी गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है कि वर्ल्ड ओवर हमारी कैसे प्रमोशन और किया जाए भारत के बारे में। तो मोदी जी ने काफी अच्छा इसमें पहल करके काफी अच्छा कुछ किया हुआ है। लेकिन अभी लेटली एक चीज जो थोड़ी सी और डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, वो यानी थोड़ी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन या टेंशन बोलेंगे उसको, वो क्रिएट हुआ है, जैसे रशिया और यूक्रेन। तो अब उसके बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, बट वो दोनों मतलब सिचुएशन ऐसी आई कि एक साइड से रशिया है, उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, दूसरे साइड से यूक्रेन के साइड से अमेरिका और बाकी के कुछ देश है। अभी भारत तो अभी तटस्थ है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी आई, उसके वजह से हमको सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई, सबसे बड़ी तकलीफ ये हुई कि उसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। क्रूड ऑयल जो हमारा एवरेज परचेसिंग $60 to $65 पर बैरल होता था, मतलब पूरे साल के लिए, वो अभी के दिन में आज उसका प्राइस है $91 पर बैरल। तो ऑलमोस्ट 50% का फर्क पड़ गया एकदम। और अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारे लिए ये है कि आज भी हम लोग 80% हमारा क्रूड या पेट्रोलियम का जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए ये फिजिकल डेफिसिट पे और थोड़ा सा प्रेशर ये चीज का आ सकता है। तो अब ये सिचुएशन ऐसी है कि ये मतलब इसमें हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। हम लोग होप कर सकते हैं इसके बारे में कि भाई ये सिचुएशन थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, वॉर या ऐसी कुछ गलत चीजें ना हो। तो बाकी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। हम लोग इवन ईरान से भी काफी कुछ बार्टर के सिस्टम में ऑयल ले रहे हैं, लेकिन यदि प्राइस बढ़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे बजट पे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ तो उसमें मतलब आएगा ही आएगा। लेकिन ये बजट में एक आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि इन्होंने बहुत चेंजेस ऐसी कुछ की ही नहीं है इसमें। मैंने जिसका जिक्र किया था FRBM एक्ट, वो FRBM एक्ट के तहत उन्होंने बजट पूरा बनाया हुआ है, और उसमें कम से कम चेंजेस ना उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस किए है, ना इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस किए है। थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस की है जिसमें उन्होंने एक चीज जरूर किया है कि अभी बीच में जैसे हमारे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का चलन काफी बढ़ गया था।
अब मैं उसके लीगैलिटी में नहीं जाना चाहता कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है या जो भी है, मतलब, लेकिन सिचुएशन यहां तक के एग्जैगरेट हो गई थी कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या से बढ़ गई थी। यानी क्रिप्टो करेंसी के जो अकाउंट खुले टोटल भारत में, वो जितने इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते उससे ज्यादा हो गए थे। तो ये चीज कोई ऐसी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें जो पैसा जा रहा है उसमें अभी क्रिप्टो करेंसी, जो करेंसी भी फ्लोट की गई है उसमें अभी वो डिबेटेबल है, लेकिन उसके पीछे ऐसा कुछ असेट बेस होता नहीं है। और असेट बेस नहीं होता है, लोगों को उसकी इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और मैक्सिमम लोगों का उसमें हायर प्राइसेस में लेते हैं, और अभी प्राइसेस अनफॉर्चुनेटली नीचे आई है, तो उसमें नेट लॉसेस काफी लोगों के हुए हैं। तो गवर्नमेंट पहले से ही इसके अगेंस्ट में थी, लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे थे। ये बजट में उन्होंने पहली बार डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी ये वर्ड कहीं ना यूज करते हुए उन्होंने डिजिटल असेट्स ये वर्ड यूज किया है, और उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करके यदि कोई प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो उसका मतलब इन शॉर्ट यही है कि क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल असेट ही है, तो क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से वो कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसके ऊपर भी जो डीलिंग करेगा तो उसके ऊपर 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये इस वक्त के जो बजट में गवर्नमेंट ने मेन 4 मुद्दों के तहत ये बजट में जहां तक के मेन ये किया हुआ है, तो पहला मुद्दा जो है उनके इसमें वो गति शक्ति करके है। गति शक्ति यानी देश को उनको गतिमान बनाना है। तो उस तरह से जो भी प्रोजेक्ट्स बोलो या जो भी योजनाएं उनको करना है, वो सारी योजनाएं ये पर्टिकुलर पीएम गति शक्ति के अंडर है। दिस इज अ मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। फिर इसमें रोड्स आएंगे, ब्रिजेस आएंगे, पोर्ट्स आएंगे, सोलर इंस्टॉलेशन आएंगे, पावर सेक्टर आएगा, हर चीज आएगी इसमें। जो भी लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वाटर, सैनिटेशन, जो भी लगेगा, तो उसके लिए जो भी मास्टर प्लान है वो उन्होंने इसमें पूरा पीएम गति शक्ति के थ्रू उन्होंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, इसके लिए भी उन्होंने काफी कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से अलग अलग, मैं हर इसमें तो डिटेल में जाऊंगा नहीं, तो अलग अलग उन्होंने उसमें योजनाएं दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, एमएसएमई के लिए काफी कुछ योजनाएं उन्होंने डिक्लेयर किया है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट का काफी थ्रस्ट है। डिजिटल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट काफी कुछ इसमें करना चाहती है। तो उन्होंने वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके लिए 200 नए चैनल्स बना रहे हैं, उसके लिए वर्चुअल लैब्स बना रहे हैं। स्किल एनहांसमेंट के लिए भी वो लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए भी गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है। तो उसके लिए जो अलग अलग उन्होंने मिशन रखे हुए हैं वो भी उन्होंने इसमें ये बजट में पूरे कवर हुए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक उन्होंने थ्रस्ट एरिया रखा है कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है या इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो तब जो ट्रैवलर्स है या जो लोग बाहर जाते हैं उनको आसानी होने के लिए हम लोग को पासपोर्ट कैरी करना पड़ता है। तो ये पासपोर्ट अभी ई पासपोर्ट में कन्वर्ट होने वाला है। एक चिप रहेगी, वो चिप में पूरी इंफॉर्मेशन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में स्टोर रहेगी, और वो एक कार्ड बना के आप ले जा सकते हैं कहीं पे भी, तो बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी टाउन प्लानिंग और इसके लिए भी वो लोग बायलॉज और ये चेंज कर रहे हैं। अर्बन प्लानिंग के लिए
एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी पॉलिसी उन्होंने बजट में डिक्लेयर किया, जिसकी अभी डिटेल अवेटेड है, जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी करके है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी सबसे बड़ा हर्डल जो है वो दो चीजों का है। एक तो बैटरी की प्राइस, क्योंकि ये इसमें लिथियम आयन बैटरी जो आती है, ये बैटरी काफी कॉस्टली होती है और बड़े साइज की भी होती है। तो ये जो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो उसको एक ही बैटरी रहेगी तो हर जगह आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको, मतलब हम यहाँ से निकले दूसरी जगह पे गए तो चार्जिंग करना है, तो चार्जिंग के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी कि आप यहाँ से जाओ दूसरी जगह, वहां पे आप नई बैटरी चेंज कर लो, आपकी बैटरी उनको दे दो। तो इस तरह से कुछ पॉलिसी आ रही है, लेकिन उसके डिटेल्स अभी थोड़े से हम लोग अवेटेड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, और इसके लिए काफी कुछ चीजें उन्होंने इसमें दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी के लिए उन्होंने 30%, एक तरह से क्रिप्टो तो नहीं कहूंगा, डिजिटल करेंसी बोलेंगे या डिजिटल असेट के ऊपर बोलेंगे, उन्होंने 30% टैक्स लगाया है। तो उसको काउंटर करने के लिए लीगल जिसको मैंडेट है, या जो लीगल टेंडर है जिसको हम बोलेंगे, वो है रूपी। तो ये रूपी को वो लोग डिजिटलाइज करने वाले, ये दिस इज गोइंग टू बी, मार्क माय वर्ड्स, in the whole world this is happening for the first time. India is the first country who has taken initiative, और जो हम लोग ये हमारी करेंसी जो है डिजिटलाइज करने का गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बनाया है, और 2022-23 तक के ये लोग उसमें डिजिटलाइज करेंगे। और जैसे डिजिटलाइज हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आज इसके बारे में हम लोग ज्यादा सोच भी नहीं सकते, लेकिन यदि ये डिजिटलाइज हमारी करेंसी हो जाती है तो बहुत आसान हो जाएगा हर चीज के लिए। मतलब करेंसी ट्रांसफर हो या जो भी हो, ट्रांजैक्शन करना हो, हर चीज के लिए आसानी हो जाएगी। मतलब क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं रहेगा जिसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसमें कोई मालिक नहीं रहता या कोई गारंटी नहीं रहती। तो यहाँ एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को चेक करने के लिए ये लोग जो है ये स्टेप ले रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने यहाँ प्रोविजन किया है। जैसे मैंने पहले ये बताया कि जो डेफिसिट है, डेफिसिट ये लोग इसमें से भी मीट करने की कोशिश करेंगे कि एक तो मार्केट बोरोइंग करेंगे। जैसे इस साल का इन्होंने टारगेट रखा है 1,10,000 करोड़ का, जो कि मार्केट से ये लोग पैसा बोरो करेंगे, जिसके अगेंस्ट में ये लोग आरबीआई के थ्रू होगा ऑफकोर्स वो, और वो बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाएंगे। स्टेट को लगता है तो स्टेट बॉन्ड्स होंगे, सेंट्रल को लगता है तो सेंट्रल बॉन्ड्स इशू होंगे, और उसके थ्रू जो पैसा है वो पैसा जो डेफिसिट आ रहा है, बजटरी डेफिसिट, वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट। अब ये एक चीज आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि जो डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, ये फिस्कल पहली लाइन जो है 2020-21 में जैसे कोरोना के टाइम पे तो वो मतलब स्टार्टिंग में काफी ऊपर गया था। फिर ये साल अभी 6.8% से 6.9% के आसपास रहा है, और नेक्स्ट ईयर के लिए होपफुली वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा और नीचे लाएंगे, क्योंकि अभी यदि कुछ सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, जो पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली वर्किंग करना चालू हो जाता है, पूरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेगुलर वर्किंग में आ जाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री जो हमारा मेन कंट्रीब्यूटर है जीडीपी के लिए, वो यदि मेन इसमें आ जाता है, तो होपफुली फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट। टैक्स प्रपोजल में बात करने लायक वैसा कुछ ज्यादा है नहीं, उन्होंने खाली वर्चुअल असेट्स के ऊपर उन्होंने 30% का टैक्स लगाया, बाकी मोर और लेस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ बहुत सी चेंजेस कुछ की नहीं है जिसके ऊपर बात की जा सके। नेक्स्ट। 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 जब भी मैंने जो बात किया कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी गवर्नमेंट ने 14 सेक्टर्स को दी हुई है, ये दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू इंडस्ट्री, या हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आत्मनिर्भर भारत के तहत आज के दिन में सारे इंडस्ट्री को
जो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या जो एफिशिएंटली काम करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने यह स्कीम लाई हुई है। और इसके थ्रू और नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, हर कंपनी जो है एक्सपांशन कर रही है। और मुझे ये एक कॉन्फिडेंस है, गवर्नमेंट तो खुद तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा आउटले रखा है ये बजट में। मोर देन 7 लाख करोड़ का आउटले उन्होंने, 7.4 लाख करोड़ का आउटले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि गवर्नमेंट इतना बड़ा पैसा लगा रही है तो उससे नेचुरली उसके मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाएगा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ब्रिज बनता है तो ब्रिज को सीमेंट भी लगेगा, स्टील भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, काफी कुछ चीजें उसके लिए, ब्रिक्स भी लगेगी, है ना। तो इस तरह से काफी एडिशनल जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने काफी बड़ा स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और उसी के साथ में गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि इंडस्ट्री में भी खुद होके प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ा स्पेंडिंग आए या नया निवेश आए, जिसके लिए गवर्नमेंट कार्यरत है। उन्होंने ये जो पीएलआई स्कीम है ये 14 सेक्टर को दी हुई है। उसके अलावा फॉर्चुनेटली आज के दिन में इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, 5-5.5% के आसपास हमारे इंटरेस्ट रेट है। तो इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी सिचुएशन बहुत सालों के बाद आई हुई है। तो जो हिसाब से ये सारी चीजें उभर के आ रही है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया जो है काफी अच्छे दिनों की हमें मतलब आगे जो है देखने को मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे आज के दिन में खाली मतलब एक जनरल थोड़ी सी बात करूं तो कैपिटल मार्केट का सब लोग अल्टीमेटली जानते हैं कि आज हर चीज कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई रहती है। हम लोग खाली बैंकों में पैसा रख के उसमें से कुछ रिटर्न ज्यादा बन नहीं रहा है, जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशन ज्यादा है, रिटर्न्स हमको बैंक से कम आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हर मतलब मेरा सबको सुझाव यही रहता है, मतलब सबसे पहली चीज तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं जहां पे भी पैसा लगा रहा हूँ, सबसे पहले वो चीज की स्टडी करो। स्टडी करना बहुत जरूरी है। बिना स्टडी किए और उसकी मालूमात किए हुए पैसा कहीं पे भी लगाना वो कोई बहुत मतलब अच्छी चीज नहीं है। तो आप जहां पे भी पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उसके बारे में सबसे पहले मालूमात कर लो। कोई खाली किसी ने आपको बता दिया कि भाई ये पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट कर लो तो वो करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और सिचुएशन अभी काफी चेंज हो चुकी है, अभी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास। दिस इज ये आज का युग जो है इंफॉर्मेशन का युग है, तो ये युग में कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अभी नया कंसेप्ट जैसे हम लोग मतलब आया हुआ है, सबको पता है, जो पहले खाली फॉरेन में चलता था, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हर आदमी ने खुद की कर लेना चाहिए। खुद को पता रहना चाहिए कि भाई मेरी आज रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, मेरे ऊपर कितने डिपेंडेंट है और मैं कितना पैसा कौन से प्रोडक्ट में डाल सकता हूँ, मेरी आज रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। ये सारी चीजें जैसे धीरे धीरे लोग पता कर लेंगे तो वो हिसाब से गलतियां कम होगी। और गलतियां कम होगी तो इसमें धीरे धीरे फिर जो आप सही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में करते हैं या अच्छे बिजनेसेस में करते हैं, तो नेचुरली वेल्थ क्रिएशन बिकम्स अ वेरी इजी प्रोसेस देन, प्रोवाइडेड आप उसमें नॉलेजेबल आदमी के पास कांटेक्ट करके या खुद वो पर्टिकुलर चीज स्टडी करके वो इसमें रहेंगे। तो आने वाले दिन हर एक के लिए काफी सुहावने रहेंगे। बस इतनी ही बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद। ऍडमिन ठीक आहे, काही कोणाला क्वेरीज असतील तर तुम्ही सांगू शकता। हॅलो. हाँ हाँ, ऐकू येते? हो सबको सुनाई दे रहा? हाँ हेलो. हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ. तो अविनाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अविनाश जी ने अभी बताया कि अगर किसी को कोई सवाल होगा तो वो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, जिसका जवाब वो जरूर देने का कोशिश करेंगे। और दूसरा तो मैं अविनाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें
आर्थिक जो भी भारत सरकार की नीतियां है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे कि ईवी चार्जर्स हो या और भी रिलेटेड नई नई चीजें हो, गति शक्ति के बारे में बताने का कोशिश किया। तो ये सब नए आयाम जो है भारत सरकार के, या जो भी आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हो या जीडीपी का ग्रोथ हो, इसके बारे में जो भी बताया है उसके लिए हमें मतलब सबको अवगत कराया कि हमें किस प्रकार से आगे आर्थिक नीति अपने जीवन के पर्सनल जीवन के बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो मैं अविनाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं आमंत्रित करती हूँ पवन ढाके जी, जो हमारे त्रिमूर्ति भाग के कार्यकारिणी सदस्य है। तो उनसे निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन वो करें। पवन जी। हाँ, कोई सवाल होगा तो देख लीजिए, अभी हाँ अन्यथा फिर किसी आप को खत्म। सवाल कुछ है तो उसका वेट करे थोड़ा, एक आध मिनट कैसे। हाँ ठीक है ना सर, अगर आप देना चाहते हैं तो 2 मिनिट रुक जाते हैं। तुषार, चॅट सर बॉक्स मध्ये मुझे किती प्रश्न आलेत बघून घे। सर डिजिटल करेंसी कैसे रहेगी, थोड़ा कुछ डिटेल्स में नहीं, बता। अभी अनफॉर्चुनेटली डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत कुछ ऐसा कहीं पे भी मतलब अवेलेबल नहीं है। ये मैंने जैसे कहा कि दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। अभी तक के कहीं ये हुआ नहीं है। ये इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोएक्टिव स्टेप लिया है कि हमारे लोग जो थोड़ा सा मतलब अब लीगल इलीगल का इशू में मैं नहीं पढ़ना चाहता, बट आरबीआई बोलती थी कि भाई क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट तो उसमें हो रही थी, ये सबको पता है। हाँ मतलब उसमें अकाउंट भी इतने खुल गए थे कि जितने स्टॉक मार्केट में अकाउंट नहीं है उससे ज्यादा अकाउंट उसमें खुल गए थे। तो वो पैसा अल्टीमेटली मतलब उसका क्या हो रहा था, कहाँ जा रहा था, उसका कोई ऐसा ओनर तो होता नहीं है, किसी की लायबिलिटी तो होती नहीं है, है ना। तो लॉसेस भी हो रहे थे लोगों के, और न्यू जनरेशन उसके तरफ काफी जोरों शोरों से अट्रैक्ट हो रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए एक लीगल टेंडर को गवर्नमेंट जो है डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हमारा रुपी है। बट इट इज गोइंग टू बी ए फैंटास्टिक थिंग, और एक बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है हमारे बाद और भी कंट्रीज उनकी भी करेंसी इसमें ऐसी कन्वर्ट करने की चेष्टा करेंगी। उसमें मेरे ख्याल से मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले लोग काफी घुस गए थे इसमें, क्रिप्टो करेंसी और इसमें। अब मैं वो चीज पे तो कमेंट नहीं करना चाहता कुछ। नहीं, उसके कारण वो जो ग्रोथ आप बोल रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा मतलब हाँ, वो शेयर गलत से भी भी ज्यादा जो गलत उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ गलत था। हो रहा था। मेरा आपत्ति ये है कि भाई जो चीज आपको पूरी पता नहीं है वो चीज आप क्यों करना चाहते हैं। काफी अच्छे अच्छे एवेन्यूज अवेलेबल है। बराबर। खाली आपको कोई सपना दिखा रहा है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा कि ऐसा अमेरिका में हुआ ना, फलाना हुआ। वहाँ फ्रॉड भी काफी हुए हैं इसके बारे में। हाँ खैर वो वो तो। अलग चीज है, अपन अलग बार बात कर सकते हैं, या ये फोरम नहीं है उसके लिए बात करने के लिए। इससे रिलेटेड किसी को कुछ मतलब कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई बात करना चाहता हो तो हम कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, क्वेरीज या कुछ, या फिर अविनाश सर, हाँ बोलिए। शास्त्री शास्त्री बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये बजट से कौन सा सेक्टर ज्यादा बेनिफिटेड है, या ये जिससे चालना मिलेगी, ऐसे कौन से सेक्टर? ये सबसे मेन थ्रस्ट तो ये बजट का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऐसा सेक्टर है कि उसका हमेशा कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है। कैस्केडिंग इफेक्ट कहने का मतलब जो भी, जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी प्रोजेक्ट होता है तो वो बोलने के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल देता हूँ, डैम बन रहा है, तो जब डैम बनता है तो डैम के लिए लगने वाली काफी अलग अलग सेक्टर्स की चीजें रहती है ना। उसमें लेबर लगेगा तो जॉब क्रिएट होंगे, उसमें स्टील लगेगा, स्टील सेक्टर को चालना मिलेगी, उसमें सीमेंट लगेगा, सीमेंट सेक्टर को चालना मिलेगी, उसमें केबल्स लगेंगे, उसमें हर चीज लगेगी। कहने का मतलब यह है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये एक ऐसा सेक्टर होता है जिससे पूरी इकोनॉमी को चालना मिलती है। उससे कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री को बहुत अच्छी चालना मिलेगी, है ना। तो ये सेक्टर सारे जो है थोड़े दबे पड़े हुए थे। तो अभी अनफॉर्चुनेटली आईटी सेक्टर तो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसको डाउट नहीं, उसके पास तो इतना काम है कि वो काम कर नहीं पा रहे, इतना काम है आईटी सेक्टर के पास। मगर ये जो हार्डकोर या कोर सेक्टर जिसको हम कहते हैं, सीमेंट, स्टील, कैपिटल गुड्स, ये थोड़े लैगार्ड थे। तो इनको यदि भारत को ऊपर आना है और जीडीपी बढ़ना है तो ये सेक्टर को ऊपर आना बहुत जरूरी है। तो इनको ऊपर आने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक इंजन लगाया है
ये इंजन है कि भाई हम लोग 7 लाख करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार ये शुरू हो गया तो प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें और इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? तो अपन अभी इसका फिर समापन करेंगे अपने चर्चा सत्र का। ठीक है। डॉक्टर अरविंद वैद्य जी ने बहुत अच्छी तरीके से सभी को समझाया है और हम उनका सबकी तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव देता हूँ, भारतीय विचार मंच की तरफ से और जितने भी हमारे सदस्य ज्वाइन किए सभी की तरफ से सर आपको धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।